नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गोविंद कुमार संध्या कंप्यूटर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, पटवार जो भर्ती है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 10 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसमें कंप्यूटर का एक अहम रोल होने वाला है। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे 30 नंबर की यहाँ पे कंप्यूटर को वरीयता दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी सब्जेक्ट के साथ साथ ये हमारे कंप्यूटर के जो टॉपिक है इनको भी आप मतलब इसकी देखते रहे ताकि आपको मेन एग्जाम में अच्छी हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए मतलब इसके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाला हर नया वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब इसके आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाने का कार्य करती है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाने का कार्य करती है। दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 पे लिखा हुआ सेकेंडरी मेमोरी, नंबर 3 पे लिखा हुआ कैश मेमोरी और नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाने का कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3 यानी कैश मेमोरी। आपको अच्छे से याद रखना है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। आपको यहाँ पे याद रखना है, प्राइमरी के अंदर और भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे रैम और रोम को देख सकते हैं। सेकेंडरी के अंदर मैग्नेटिक मेमोरी को और ऑप्टिकल मेमोरी को देख सकते हैं। तो आपको याद रखना, तीसरी मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, जिसका कार्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी जो होती है उन दोनों की गति बढ़ाने वाली मेमोरी के रूप में मानी जा सकती है यहाँ पे कैश मेमोरी। चलिए दोस्तों, याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपको पटवार में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कंप्यूटर भाषा जिसका उपयोग सर्वप्रथम व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात हो रही है कि निम्न में से वह कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सर्वप्रथम व्यावसायिक यानी बिजनेस के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ पास्कल, नंबर 2 पे लिखा हुआ कोबोल, नंबर 3 पे लिखा हुआ फोर्ट्रॉन और नंबर 4 पे लिखा हुआ जावा। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों जो लैंग्वेज लिखी हुई सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाले उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर बात यहाँ पे हो रही है व्यावसायिक क्षेत्रों में तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कोबोल। यानी आपको याद रखना है कोबोल एक वह लैंग्वेज है जिसका सर्वप्रथम व्यावसायिक के रूप में उपयोग किया गया। तो आपको यहाँ पे नंबर 2 वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन में बहुत ही यहाँ पे अच्छी मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। यहाँ पे लिखा हुआ बायोस का पूरा नाम है, बायोस का पूरा नाम है। नंबर 1 पे लिखा हुआ बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम, नंबर 2 पे लिखा हुआ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नंबर 3 पे लिखा हुआ बिगनर इनपुट आउटपुट सिस्टम या नंबर डी वाला ऑप्शन बिग इंटरनेट आउटपुट सिस्टम। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप दोस्तों कमेंट करते रहिए ताकि मतलब इसकी आपका भी मतलब इसकी यहाँ पे रिवीजन बार बार होता रहेगा, आप अच्छे इसमें मतलब इसकी साबित होंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा दोस्तों नंबर 2 बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बायोस का जो पूरा नाम है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर 4 वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई त्रुटि, कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई त्रुटि जिसमें गलत परिणाम मिलते हैं, इस त्रुटि को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, बहुत मतलब इसकी छानबीन के मतलब इसकी इन क्वेश्चन को लिया गया है अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग। प्लस मैं खुद भी BCA MC क्वालिफाई हूँ। आपको याद रखना, मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों नंबर 1 पे बग, नंबर 2 पे एरर, नंबर 3 पे
बर्न और नंबर 4 पे प्रॉब्लम। दोस्तों जल्दी से बताइए, जो कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटि होती है उसको किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे नंबर ए वाला ऑप्शन है बग, ये यहाँ पे मतलब इसकी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू हो उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू हो उस प्रणाली को कहा जाएगा। नंबर 1 पे लिखा हुआ प्रोसेसर, नंबर 2 पे लिखा हुआ मल्टी सीपीयू, नंबर 3 पे लिखा हुआ मल्टी प्रोसेसर, या नंबर 4 वाला ऑप्शन है मल्टी प्रोग्राम। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए यहाँ पे कौन सा होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर माना जाएगा नंबर 3 यानी मल्टी प्रोसेसर इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर वेब पेजों की पेस्टिंग किसके माध्यम से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट वाला सवाल यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। कंप्यूटर पर वेब पेजों की पेस्टिंग किसके माध्यम से होती है? नंबर 1 पे लिखा हुआ वेब सर्वर, नंबर 2 पे लिखा हुआ होम सर्वर, नंबर 3 पे लिखा हुआ इंटरनेट सर्वर, या नंबर 4 वाला HTTP सर्वर। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों राइट आंसर इसका। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर माना जाएगा वो होगा नंबर 1 यानी वेब सर्वर कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर पर वेब पेजों की पेस्टिंग जो होती है उसको वेब सर्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे मेन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है मेमोरी के बारे में। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आपको दोस्तों कि किस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। नंबर 1 पे लिखा हुआ रैम, नंबर 2 पे लिखा हुआ रोम, नंबर 3 पे लिखा हुआ हार्ड डिस्क और नंबर 4 पे लिखा हुआ है कैश मेमोरी। जल्दी से दोस्तों आंसर बताइए इसका। यहां पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा रोम। आपको याद रखना है कि रोम वह मेमोरी है जो लिखी गई सूचना को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नंबर 2 वाला होगा यानी रोम इसका राइट आंसर माना जाएगा। रैम आपको अच्छे से मालूम है, ये एक आप कह सकते हो अस्थिर मेमोरी है, वॉलेटाइल का उदाहरण मानी जाती है और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का एक हिस्सा मानी जाती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का भाग है, ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी कहलाती है। कैश मेमोरी के बारे में हमें आगे ही जिक्र किया था। कैश मेमोरी होती है, ये क्या करती है, किसी भी डेटा को कम समय के लिए स्टोर रखती है, लेकिन ये सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है और सीपीयू तथा मेन मेमोरी के द्वारा यूज में आने वाली सूचना को संग्रहित करने का कार्य भी कैश मेमोरी के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि किस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका माना जाएगा नंबर 2 यानी रोम इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी पैराग्राफ में लिखे टेक्स्ट को पेज के सेंटर में लाने हेतु किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क कर रहे हो, लिखी हुई सूचना को आप मध्य में लाना चाहते हो, अलाइन टेक्स्ट सेंटर में रखना चाहते हो, तो निम्न में से किस कुंजी का उपयोग करेंगे? नंबर 1 कंट्रोल C, नंबर 2 कंट्रोल M, नंबर 3 कंट्रोल E और नंबर 4 कंट्रोल V। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3 यानी यहाँ पे कंट्रोल के साथ में ई दबा के आप मतलब इसकी लिखा हुआ पैराग्राफ पेज के मध्य में ला सकते हो। इसी प्रकार अगर लेफ्ट की बात करें तो कंट्रोल L होती है, अलाइन टेक्स्ट राइट की बात करें तो कंट्रोल R होती है और चारों ओर से समान भाग में बांटने के लिए कंट्रोल J यानी जस्टिफाई का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और भी अन्य कुंजी दी हुई है। कंट्रोल C से कॉपी होता है और एक लिखा हुआ यहाँ पे कंट्रोल M यानी कंट्रोल M के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है। और एक लिखा हुआ है कंट्रोल V जो V किसकी होती है, किसी भी कमांड यानी कॉपी किया हुआ एरिया को मतलब कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V बटन का उपयोग यानी पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल V होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर कंट्रोल E माना जाएगा नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रो और कॉलम का एक सही क्रम है। बहुत बार एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ रो 10,476, कॉलम
6384। नंबर बी पे लिखा हुआ है रो की संख्या दी हुई है यहाँ पे 10,576 और कॉलम की लिखी हुई है 16,384 और नंबर सी पे लिखा हुआ रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या दी हुई है 16,384 और नंबर डी वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,000। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की संख्या होती है वो तो होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है वो होती है 16,384 होती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल के बारे में बात हो रही है। हमेशा किसी न किसी कंप्यूटर एग्जाम में एक फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट के बारे में क्वेश्चन बनता ही है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। नंबर 1 पे लिखा हुआ बोल्ड, नंबर 2 पे लिखा हुआ इटैलिक, नंबर 3 पे लिखा हुआ रेगुलर और नंबर 4 पे लिखा हुआ एरियल। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ऑप्शंस कौन सा इनमें से नहीं होगा। नंबर लास्ट वाला एरियल, यानी एरियल एक फॉन्ट का प्रकार है। दोस्तों एरियल यहाँ पे लिखा हुआ एक फॉन्ट का प्रकार है, बल्कि बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर ये तीनों फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको याद रखना है, इसका आंसर आपको एरियल के रूप में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। यूआरएल का पूरा नाम यूनिवर्सल देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। नंबर बी पे लिखा हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नंबर सी पे लिखा हुआ यूनिवर्सल रन लोकेटर और नंबर डी पे लिखा हुआ है यूनियन रन लोकेटर। जल्दी से दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, आंसर इसका कौन सा माना जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर माना जाएगा यूआरएल का वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा होगा दोस्तों, नंबर बी वाला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 या 3 फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग आपके ये पेपर जो क्वेश्चन मैं बना के लेकर आया आपके सामने। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि और आपको मतलब कि ऐसे फुल फॉर्म और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके। जरूर है मैं आपके मतलब कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे द्वारा वीडियो के द्वारा आपको जरूर आप अच्छी हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप है। यहाँ पे HTTP का पूरा नाम पूछा जा रहा है। ए पे लिखा हुआ हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, बी पे लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी पे लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और नंबर 4 पे लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों इसका HTTP का पूरा नाम कौन सा सही माना जाएगा। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है, TEXT होता है, TAX वाला नहीं माना जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल माना जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा मैं लेके आया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में और भी थोड़ा जिक्र करूंगा। इससे पहले एक बार देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा हुआ जेरी यंग, नंबर 2 पे लिखा हुआ अगस्टा एडिए किंग, नंबर 3 पे लिखा हुआ इवन स्पाइस और नंबर 4 पे लिखा हुआ लैरी पेज। दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखना अगस्टा एडिए किंग, अगस्ता एडिए किंग। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ नंबर बी पे ऑप्शन, ये इसका राइट माना जाएगा। ये विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर थे। आपको दोस्तों याद रखना है कि जब चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई जाती है महिला के द्वारा वो यही है दोस्तों, अगस्ता एडिए किंग। इनको मतलब की विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। नंबर ए पे लिखा हुआ शीब्रेन, नंबर 2 पे लिखा हुआ निकोलाई, नंबर 3 पे लिखा हुआ ट्रोजन और नंबर 4 पे लिखा हुआ स्पाईवेयर। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। भारत में खोजा गया दोस्तों क्या लिखा हुआ यहाँ पे, भारत में खोजा गया पहला वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ए वाला, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा शीब्रेन।
जबकि ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर भी एक कंप्यूटर वायरस है, लेकिन यहाँ पे पूछा ये गया है कि भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो आपको याद रखना है शी ब्रेन नामक ये कंप्यूटर वायरस है जो भारत में पहली बार मलेशिया खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में किस कुंजी द्वारा हाइपरलिंक जोड़ा जा सकता है। दोस्तों जितने भी वीडियो यहाँ पे हर किसी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है यहाँ पे हाइपरलिंक जोड़ने की बात हो रही है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक जोड़ने वाली शॉर्टकट कुंजी होती है, वो दोस्तों होती है कंट्रोल के होती है। कौन सी होती है दोस्तों, कंट्रोल के होती है। जबकि कंट्रोल एच होती है रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल एम मैंने अभी आगे बताया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए होती है, और कंट्रोल वी होती है दोस्तों ये पेस्ट करने के लिए होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा गया था कि कंट्रोल हाइपरलिंक की पूछी गई है, तो आपको याद रखना हाइपरलिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कोई भी अदर डॉक्यूमेंट लिंक करवा सकते हो, और उसी की शॉर्टकट की जाए कंट्रोल के होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्टोरेज के संदर्भ में टीबी का पूरा नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टोरेज वाली बात हो रही है, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बात हो रही है कि निम्न में से स्टोरेज के संदर्भ में टीबी का पूरा नाम है। नंबर ए पे लिखा हुआ टेराबिट, नंबर 2 पे लिखा हुआ टेराबाइट, नंबर सी पे लिखा हुआ है टोराबाइट, और नंबर 4 पे लिखा हुआ ट्रिंग बाइट। जल्दी से कमेंट कीजिए, ये सब हर किसी को ये आना चाहिए। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना दोस्तों टेराबाइट होता है, टेराबिट नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों इसका, टेराबाइट होता है। आपको दोस्तों याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सबसे छोटी इकाई होती है वो बीट होती है। क्या होती है दोस्तों, बीट होती है। उससे ज्यादा मतलब इसकी निब्बल होती है। 8 बीट का संग्रह 1 बाइट कहलाता है, और वहां से स्टार्ट हो जाता है 1024 का सेट, यानी 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, और 1024 MB बराबर 1 GB, और 1024 GB बराबर होता है दोस्तों वो होता है 1 TB। और बात यहाँ पे उसी की हो रही है कि स्टोरेज के संदर्भ में TB का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि टेराबाइट इसका आंसर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में मैं एक बार आपको पुनः यहाँ पे बोलना चाहूंगा ये कि जो भी यहाँ पे मतलब इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये कंप्यूटर के अंदर विशेष टॉपिक के रूप में माने जाएंगे दोस्तों। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको जरूर यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। और यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है अभी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किस कुंजी के द्वारा स्टार्ट मेन्यू को खोला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा इसमें से राइट आंसर माना जाएगा, नंबर ए पे लिखा हुआ F2, नंबर 2 पे लिखा हुआ F12, नंबर 3 पे लिखा हुआ F11, और नंबर 4 पे लिखा हुआ F7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पटवार के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों वो होगा नंबर 3, यानी F11 के माध्यम से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्ट मेन्यू को खोल सकते हैं। जिस प्रकार आप इंसर्ट के अंदर जाके माउस के द्वारा आप स्टार्ट मेन्यू को खोलते हैं, उसी ऑप्शंस का शॉर्टकट तरीका अगर कीबोर्ड से देखा जाए तो कीबोर्ड की F11 नामक कुंजी का उपयोग करके आप इस स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 पे लिखा हुआ बस टोपोलॉजी, नंबर 2 पे लिखा हुआ रिंग टोपोलॉजी, नंबर 3 पे लिखा हुआ स्टार टोपोलॉजी, और नंबर 4 पे लिखा हुआ मैश टोपोलॉजी। जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना नंबर बी वाला ऑप्शन है, नाम है रिंग। इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर इस टोपोलॉजी के ऊपर क्या पड़ता है दोस्तों, प्रभाव पड़ता है। जबकि बस टोपोलॉजी एक ही वायरक के माध्यम से अलग अलग बिंदुओं तक मतलब इसकी लेके जाने का कार्य करता है। स्टार बहुत अलग अलग मतलब इसके ऑप्शन होते हैं जो एक केंद्रीय हब से जुड़े होने का कार्य करता है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर माना जाएगा। इसका राइट आंसर रिंग टोपोलॉजी होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वह इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो रही है। बहुत सारे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, उनमें से एक किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी का यहाँ पे प्रकार चुनना है जो क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या लिखा हुआ दोस्तों एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है डायल अप, नंबर 2 पे लिखा हुआ मॉडेम, नंबर 3 पे लिखा हुआ इंटरनेट और नंबर 4 पे लिखा हुआ है केबल। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका कौन सा होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर होगा, वो होगा मॉडेम। क्या होगा दोस्तों? मॉडेम। मॉडेम एक वह इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है जो बाहर से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है, जबकि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में फॉरवर्ड करता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे मतलब जो अच्छा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार माना जाता है उनमें से एक है डायल अप। सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी वाला यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि पटवार के एग्जाम तक और भी हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके माध्यम से डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकर्षक कलर तथा इफेक्ट डाला जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप कार्य करते हो तो उनमें जो अक्षर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनके ऊपर किस माध्यम का आप उपयोग करके उसके ऊपर इफेक्टिव कलर तथा इफेक्टिव और भी अलग अलग मतलब इसकी इसके ऊपर आकर्षक मतलब इसकी कलर के अलावा इफेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। नंबर 1 पे लिखा हुआ स्मार्ट आर्ट, नंबर 2 पे लिखा हुआ है वर्ड आर्ट, नंबर 3 पे लिखा हुआ क्लिप आर्ट और नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों बताइए किस माध्यम से आप मतलब इसकी वर्ड के ऊपर आकर्षक कलर और इफेक्ट डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा वो होगा नंबर 2, यानी वर्ड आर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अक्षरों के ऊपर कलर का अलग अलग टाइप से इफेक्ट डाल सकते हो। जबकि स्मार्ट आर्ट होता है ये एक इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये भी एक उचित कमांड होता है, इसका भी कार्य बहुत अच्छा होता है। ये क्या कार्य करता है, किसी डायग्राम के द्वारा किसी लंबे मतलब इसकी पैराग्राफ को समझाया जा सकता है, अलग अलग शेप्स वगैरह होता है। क्लिप आर्ट दोस्तों रेडी टू यूज के रूप में माना जाता है, जहां से आप डायरेक्टली कोई सर्च करके तस्वीर कंप्यूटर के अंदर ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात हुई थी कि वर्ड के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग कलर डालना चाहते हो, आप इफेक्ट डालना चाहते हो, तो इनमें से किसका उपयोग करेंगे? नंबर 2 यानी वर्ड आर्ट का उपयोग करके आप ये कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ तक हम आपके लिए लेके आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू। ये मैंने मेरे खुद के बेस पे अच्छी तरह से तैयार किया है दोस्तों। ये आपको वीडियो आने वाले पटवार एग्जाम में अच्छी मदद करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत और आपका भी मतलब की पटवार के अंदर अच्छा मतलब की यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर मार्क्स वगैरह आ सके। चलिए दोस्तों, संध्या कंप्यूटर की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, एग्जाम की आप तैयारी करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो।